नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है ब्रजेश गर्ग। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ब्रजेश गर्ग चीफ एडिटर हैं मेडिकल दर्पण अखबार के, और फार्मा दर्पण के नाम से आप एक अखबार चलाते हैं, एक फार्मा न्यूज़ के नाम से चलाते हैं, और एक आपकी मैगजीन चलती है जिस मैगजीन का नाम है एडवांस ड्रग रेकोना। तो दर्शकों, आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। आपको लिम्का बुक रिकॉर्ड भी आपके नाम है। अब इनको राष्ट्रीय रिकॉर्ड कैसे मिले और कैसे इन्होंने बनाए, मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि आपने 20 लाख विजिटिंग कार्ड्स का एक संग्रह अपने यहाँ किया हुआ है और 10,000 बाथ सॉप आपके यहाँ एक म्यूजियम में रखे हुए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश और विदेश से लाए गए हैं। तो ये 2 संग्रहालय आपके पास हैं जो इनको अपने आप में नायाब रखते हैं और एक अलग लाइन में आपको खड़ा करते हैं, क्योंकि ऐसे बिरले लोग शायद ही समाज में कम मिलते हैं जिनको इन सब चीज़ों का शौक़ है। आपका अखबार पूरे देश के अंदर मेडिकल के क्षेत्र में एक बेमिसाल उस अखबार का नाम है और लगभग 22 से 23 वर्ष उस अखबार को निरंतर चलते हुए हो गए। तो बहुत सारी बातें आज हम गर्ग साहब से करेंगे। पहले उनका जीवन सफ़र और उनकी जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उनका सफ़र है, उन सब तमाम बातों पर आज हम उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं ब्रजेश गर्ग साहब से। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि जी। चलिए साहब, थैंक यू। आपका एक इंट्रोडक्शन देने में मुझे बहुत टाइम लग गया आपका एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, शुक्रिया, जिसको बताने में काफ़ी समय मुझे लगा। जी 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 जी। तो आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में नायाब हैं और इसी वजह से आप एक अलग पायदान पर खड़े होते हैं जी। तो अभी आप 3 अखबार चला रहे हैं और एक मैगजीन। जी। आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा गांव बुलंदशहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर सराय छबीला है। आपका जो मूलतः गांव है बुलंदशहर जनपद के अंदर ही? जी जी। तो बचपन आपका गांव में ही गुजरा या आप शहर आ गए थे बचपन में? मेरा बचपन गांव में ही गुजरा। बराबर में उटरावली मानकपुर स्कूल है जी, मैंने वहाँ पर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है। बाबू बनारसी दास जी के नाम से वो स्कूल है। तो आपके टाइम में ओपन हो गया था वो? हाँ, उससे पहले भी था। उससे पहले भी था। मैंने 67 में, शायद मुझे याद आ रहा है कि वहाँ एडमिशन लिया था जी। 72 में मैं वहाँ तक पढ़ा। 10th आपने वहीं से की? जी, 10th मैंने वहीं से की है। उसके बाद मैं DAV इंटर कॉलेज, IP कॉलेज और DAV कॉलेज से मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की। आपने क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? मैं BSc हूँ। अच्छा, BSc आपने की? जी जी जी। तो घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में हम लोग 6 भाई हैं जी। 2 बहन हैं। माता पिता मेरे स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो आपका कौन सा नंबर है? मैं भाइयों में चौथा नंबर है मेरा। और बहनें? बहनें मेरे से बड़ी हैं दोनों। बहनें दोनों बड़ी हैं। जी। तो आप 8 लोग हैं, मतलब भाई बहनों? जी। एक बहन की डेथ हो चुकी है। बड़ी बहन रही जी। उनकी मदर फादर अपना? हाँ, स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो शादी आपकी कहाँ से हुई? मेरी शादी अनूपशहर से हुई है। तो मैडम हाउसवाइफ ही हैं? जी, हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो मेरे अखबार के साथ में अपना पूरा योगदान देती हैं। जी। और साथ ही जो मैंने रिकॉर्ड बनाने में मेहनत की है उसमें भी उनका पूरा योगदान है। जी। बिना पत्नी के योगदान के तो कुछ होता ही नहीं। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? तीनों बेटे मेरे बच्चे MBA हैं और जॉब कर रहे हैं। एक बिटिया मेरी एडोब में है,
एक बिटिया बेटा जी मीडिया में है, वो हेड ऑफ जर्नलिज्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो शादी भी बच्चों की कर हाँ, दी? बड़ी बिटिया की हो चुकी है, उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर रहा हूँ। तो आपने दोनों छोटे बच्चे भी मीडिया से ही कनेक्ट कर रखे हैं? हाँ, बड़ी बिटिया ने भी मीडियम में एमए किया हुआ है, वो पीजी किया हुआ है, और छोटी बिटिया ने भी पीजी किया हुआ है जर्नलिज्म में। अच्छा, जर्नलिज्म का ही उनका अपना एजुकेशन है? जी जी जी। तो आप एक गांव से आते हैं, गांव की पृष्ठभूमि में आप रहे हैं जी। तो जब आपका बचपन गांव में रहा होगा, गांव में खेले होंगे, तो उस टाइम पारिवारिक परिस्थितियां कैसी थी? परिस्थितियां अच्छी थी। फादर क्या करते थे आप? मेरे फादर एक जनरल मर्चेंट है जी, वो उसमें करते थे, लेकिन कुछ बचपन से ही कुछ नया कुछ करने का मन रहता था, तो मैंने गांव में एक लाइब्रेरी भी बनाई। आपका जन्म कब का है? मेरा जन्म 29 जनवरी 1958। तो 1958 में आप पैदा हुए और आपका बचपन 1965 के आसपास का रहा होगा? जी हाँ। तो उस टाइम देश के अंदर उतनी हालात, उतनी परिस्थितियां गांव में अच्छी नहीं होती थी, सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल। तो आपकी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो किससे जुड़ी हुई थी? सब लोग बिजनेस में थे या एग्रीकल्चर से? हाँ, नहीं, एग्रीकल्चर तो हमारे पास नहीं है जी। अब थोड़ी बहुत हुई है, बड़े भाई ने की है जी, या मेरे बच्चों ने अब ली है जी। लेकिन एजुकेशन, ट्रैवल स्कूल पढ़ना, और जो गांव में हमारी एक छोटी सी दुकान होती थी, फादर करते थे? फादर करते थे, उसी को थोड़ा बैठ लिया करते थे हम लोग। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से घर की जो परिस्थितियां थी वो ठीक थी? मतलब पूछना चाह ऐसा, हाँ ठीक थी। तो सब भाई बहनों का लालन पालन, सारी व्यवस्थाएं सब ठीक जी जी। मेरे बड़े भाई एक बीएसएफ में मेजर के पद से वो रिटायर्ड हुए हैं जी। एक बड़े भाई मेरे समाज कल्याण मंत्रालय दिल्ली से रिटायर्ड हुए जी। और भाई क्या कर रहे हैं? एक भाई डिग्री कॉलेज चलाते हैं, एक भाई मेडिकल स्टोर है, एक भाई अभी गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं जी। और गांव से जुड़े हुए हैं अभी भी? हाँ, मैं जाता रहता हूँ, चूँकि गांव में सब मेरे मित्रगण, बचपन के दोस्त रहते हैं, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। नहीं बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ गाँव में से। गर्ग साहब, आप जब बीएससी आप कर चुके, तो बीएससी के बाद फिर आप किस फील्ड में आए? क्या काम? मैंने मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया जी। उस टाइम तो 10th या 12th से ही शायद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस? हाँ, जब हम लोग, मैं हाई स्कूल में मैंने पास आउट किया था, तभी हम लोग बुलंदशहर जब आते थे इंटरमीडिएट में, तब से हमने मेडिकल स्टोर का नींव रख दी थी गांव के अंदर। तो विचार कैसे आया कि मेडिकल स्टोर करना है? गांव में दुकानें नहीं थी, लोग परेशान रहते थे दवाइयों के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना। तो आपने अपने गांव में ही खोला था? जी, मैंने पहले शुरू गाँव में खोला था स्टोर। गाँव में? तो कितने टाइम में आपने गाँव में चलाया स्टोर? लगभग 8 साल। तो कौन सा दौर रहा होगा ये? 72 से शुरुआत किया था, फिर मैं बुलंदशहर आ गया था। मैं 8 साल वहाँ चलाने के बाद? जी 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 जी। फिर आपने यहाँ बुलंदशहर आने के बाद क्या किया? यहाँ मेडिकल स्टोर किया मैंने। मेडिकल स्टोर किया यहाँ भी? तो यहाँ कितने टाइम मेडिकल स्टोर चलाया आपने? बुलंदशहर में मैंने 80 से और 2000 तक, यानी 20 साल यहाँ चलाया। 20 साल, 28 साल का एक अपनी जर्नी आपकी जी मेडिकल लाइन की रही। मेडिकल लाइन में आप थे जी। तो ये जर्नलिज्म, अखबार चलाने का जो पैशन है, ये कहाँ से आया? कैसे आया? बिल्कुल, ये अलग क्षेत्र है जी। दरअसल जब मैं था मेडिकल स्टोर चलाता था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता था, मन करता था कुछ लिखने के लिए कि भाई मैं कुछ लिखूं, और फार्मा लाइन का कोई अखबार भी नहीं था जी। मैंने कुछ, एक मेरे मित्र हैं राजेश गोयल जी, औरंगाबाद में जी, पंजाब केसरी के जी 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 जी, जी। तो मैं लेटर टू राइटर बहुत लिखता था। इंडिया में शायद ऐसा कोई अखबार होगा हिंदी का जहाँ मेरी डेली लेटर टू राइटर न छपते हों। मतलब आपका एक पैशन था लिखने का जी। वहीं 100 पोस्ट कार्ड में रखता था लगभग, और वो कस्टमर आया तो दवाई दे दी, वरना तो फिर मैंने जो उस वक्त की वर्तमान की जो परिस्थितियाँ होती थी, वो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ या सामाजिक कुछ भी बातें हुई, तो मैं लिखता रहता था उनके ऊपर जी। और निश्चित अच्छा लगता था जब वो अखबार छापते थे। दैनिक जागरण तो ऐसा मेरा मुरीद था कि वो कभी कभी तो 5-5, 6-6 लेटर उसने मेरे ही छापा करता था वो। फिर कभी छपते भी नहीं थे, तो जब नहीं छपते थे तो कष्ट होता था।
तो मैं राजेश गोयल जी से कहा, मैंने कहा भाई यार वो छापते नहीं थे कभी कभी अखबार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक होते थे। जी जी जी। और एक अखबार आता था पाँच जन्य ने मेरे व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से एक शुरू किया 50 रुपये पर मंथ का पुरस्कार देना जी, प्रति साप्ताहिक। 10वीं बार शुरुआत में पुरस्कार मैंने ही जीता जी। 50 रुपये कोई छोटी रकम, बड़ी रकम नहीं है, लेकिन पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है, वो अच्छा लगता था। तब उन्होंने, राजेश जी ने कहा कि तुम एक अखबार निकाल लो, जो मर्जी छापना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, जो मन में आए वो छापना, कोई टोकने वाले नहीं है। तो मुझे उनका आइडिया पसंद आया। तो बोले फिलहाल जब तक वो RNI से उसका रजिस्ट्रेशन होकर आएगा तब तक तुम मेरे राजेश दर्पण के नाम से एक अखबार उन्होंने निकाला करते थे। गोयल साहब भी बड़े एक्टिव और बड़े शालीन टाइप के इंसान हैं। तो मैंने उनको निकाला, फिर 2-3 महीने में मेरा आ गया था रजिस्ट्रेशन मेडिकल दर्पण के नाम से। जी। ये बातें 89 की। हाँ, ओके। 2-3 एडिशन निकाले, बड़े क्रांतिकारी विचार उसमें छापते थे हम लोग, लड़ाई झगड़े होते रहते थे जी। कभी CMO नाराज, कभी कोई नाराज। तो फिर चूँकि मेडिकल स्टोर काफ़ी अच्छा चलता था मेरा, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर सन 98 में जो गवर्नमेंट का एक GO आया कि भाई हम लोग उसे बंद कर रहे हैं, जो अखबार नहीं निकाल रहे, जो उनके शीर्षक है, जो रेगुलर अखबार नहीं निकाल रहे। फिर हमारे मित्र ने बताया, तो मैंने कभी से शुरू कर लेते हैं। वो फिर दोबारा शुरू हो गया, और 98 से 2023 तक ऐसा एक भी संस्करण नहीं है एक जो बीच में टूटा हो, ना छपा हो। मैंने उस पर पूरी मेहनत की, और 2000 में मैंने अपने इस मेडिकल व्यवसाय को तिलांजलि देकर मैं फुल टाइम पूर्णकालिक इसमें मैंने इसको चला रहा। आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे, तो आपने फिर मेडिकल के नाम से ये अखबार चलाने का प्रयास किया? जी जी जी। मेडिकल दर्पण। जी, मेडिकल दर्पण के नाम से आपका है, और न्यूज़ फार्मा और फार्मा दर्पण। तो उसी की आपको नॉलेज थी, तो आपने उसी फील्ड में सोचा कि हाँ, जो अनुभव था, जो रिटेलर, होलसेलर, दवा निर्माता, डॉक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो समस्याओं से जूझते थे, उन समस्याओं को मैंने उसमें लिखा। अच्छा, आपने के मन में ये विचार नहीं आया कि भाई आप एक मेडिकल बेसिस अखबार चला रहे हैं, तो इसके व्यूअर्स, इसके दर्शक, पाठक आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या कैसे चीज़ें गिरो होंगी, ये भी कुछ विचार आया होगा? जी हाँ, ऐसा होता है ना कि जब कोई काम आप करना चाहते हैं, और तो फिर आप उसको जुनून से करना चाहते हैं। जब तक आप में जुनून नहीं होगा, और ये जब तक नहीं होगा कुछ भी हो मुझे करना है, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो मेरे मन में था कि मुझे मेडिकल दर्पण चलाना है जी। तो जब आप कुछ बात सोचो, स्वयं भी दिमाग में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ वो आते रहते हैं, और जब कारवा बनता रहता तो सब जोड़ते चले जाते हैं। अखबार चलाना इतना आसान काम नहीं है, तो क्या क्या चैलेंजेस स्टार्टिंग में आपके पास आता है? सबसे पहले चैलेंज तो परिवार से आए, मित्रों से आए, रिश्तेदारों से आए। अच्छा खासा मेरा बिजनेस था मेडिकल लाइन का, मेडिकल स्टोर का जी। सब संतुष्ट पे कोई आय की कोई कमी नहीं थी जी। लेकिन भरपूर आय होने के पश्चात एक नए व्यवसाय में कदम रखना निश्चित बड़ा चैलेंजेस है। और सब ने कहा भी अगर 6 महीने तुमने चला लिया तो चला लोगे, फिर वो विज्ञापन वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं DAV वगैरह जी जी जी। और अगर नहीं चला पाए तो पहले तो हमारे 6 महीने पूरे करने का एक दिमाग में था कि ये चैलेंज पूरा करना है, लेकिन उसके लिए हमने कभी गवर्नमेंट से नहीं लिया, DAV पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तो समाज में और हिंदी अखबार काफ़ी हैं और क्षेत्र के अखबार हैं, लेकिन मेडिकल लाइन का कोई अखबार नहीं था जी। आप जब भी कोई काम करें तो ऐसा देखें कि क्या कमी है समाज के अंदर जी, तो अगर उसकी पूर्ति आप कर देंगे तो स्वयं भी चीज़ें सब मिल जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, अखबार क्यों चला जी। कंपनियां अक्सर रिटेलर को एक स्कीम का भी कोई प्रोवाइड कराती है, भाई 10 शीशी लीजिएगा, 1 शीशी आपको मिलेगी। तो वो होलसेलर रिटेलर को कभी देता था, कभी नहीं देते थे, और स्वाभाविक बात है, सब बिजनेस का उनका अपना मन है जी। वो कोई पेमेंट अच्छा करेगा तो देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे जी। तो मैंने वो सूचना एकत्रित करके उस सूचना को जब मैंने उसमें प्रकाशित किया तो रिटेलर मेरे मुरीद हो गए। हालांकि होलसेलर मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन रिटेलर मेरे मुरीद हो, और रिटेलरों की संख्या ज़्यादा थी जी इंडिया के अंदर।
दूसरा इसमें मेरा जो पूरा सहयोग मिला पूरे इसमें इंडिया में पहुंचाने में, वो डाक खाने वालों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से जी, कि उनके उसको कोरियर तो थी नहीं ज़्यादा, और डाक खाने के अलावा कोई और ऐसा सोर्स नहीं था जो मैं पूरे इंडिया में इस अखबार को पहुंचा सकूं। कश्मीर के छोटे से छोटे गांव तक, गांव से लेकर कन्याकुमारी के गांवों तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक, और इधर उसमें जो सहयोग मुझे मिला, हालांकि कानूनी रूप से मैं टिकट लगाता था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन फिर भी मैं उनका विशेष आभारी हूँ कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी गणों की वजह से वो मेरा अखबार पूरे इंडिया में पहुँच पाया, और लोगों ने उसको, चूँकि बिल्कुल नई चीज़ थी, आज तक उन्होंने मेडिकल लाइन को अखबार देखा ही नहीं था, और उसमें भी ऐसी चीज़ें आ रही थी जो उनके फ़ायदेमंद थी। अगर उन्होंने एक पेज, एक 10 रुपये का अखबार पढ़ लिया और उन्हें 500 रुपये का बेनिफिट हो जाता था उसको पढ़कर, जी, तो फिर वो स्वयं ही मंगाने लगे। मतलब वो इन्फॉर्मेशन उसमें इन्फॉर्मेटिव था वो। मैं उसमें ऐसी कोई समाचार नहीं छापता था जो एक आम अखबार वाले छापते हैं, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड चाहे कोई छोटी सी भी खबर हो, वो मेरी उसमें स्थान पाती थी। कितनी कॉपियाँ स्टार्टिंग में आपने छपवाई, कितनी कॉपी? प्रारंभ में तो ब्लैक एंड वाइट था, 25,000 30,000 मंथली, ये मंथली, लेकिन हमने 1.25 लाख कॉपी बीच की छपवाई हैं, कलर छपवाई हैं। कलर, जब अखबार आपका कलर हो गया जी, फिर इसकी स्ट्रेंथ 1.25 लाख कॉपी के आसपास हो गई। हाँ, क्योंकि उस वक्त जो बड़ी कंपनियां वो हमें फिर ऐड देने लगी जी, जिनकी जो कलर में अपना ऐड चाहती थी। जी जी, पूरे देश के अंदर अखबार चलता रहा जी, और आपको एडवर्टाइजमेंट और सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर चलने लगे। जी, फिर आपने 2 अखबार और बनाए, फार्मा न्यूज और फार्मा दर्पण। जी, तो इनका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया है। दरअसल हमारा एक, जब हम पोस्ट ऑफिस से कोई पोस्ट करते हैं, वो अखबार या कोई मैगजीन, तो उसमें एक सीमा होती है कि आप इससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं पेस्ट कर सकते। जी, विज्ञापन हमें बहुत मिल रहे थे बाजार से, हम या तो उनको मना करें या उनके हम पेज बढ़ाएं। पेज बढ़ाने में हमारी समस्या थी कि वो जो डाकिया है वो उसको भारी होने की वजह से वो उसको वेस्ट कर रहा था। हमने कई जगह पेज का अखबार था आपका, ही निकाल रहे थे। 16 पेज का अखबार था, 16 पेज का। अब या तो उसे 32 पेज का करें, तो हमने कई जगह देखा कि वो डाकखाने पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, वो नहीं मार रहा है उसको। तो हमने सोचा कि अब फिर चूँकि ऐड आ रहा है अपने आप, तो हम उसको मना करना उचित नहीं समझ रहे थे। जी जी जी, दिमाग में आइडिया को एक और, अच्छा बहुत सी कंपनियां क्या कहते हैं, हमें फर्स्ट पेज दो या लास्ट पेज दो, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज तो एक ही होता है। तो फिर हमने इसी प्रकार से फिर दूसरा लिया, फिर हमारे पास विज्ञापन पूरे हो गए, फिर हमने तीसरा विज्ञापन अखबार लिया। अब हमारे 10-10 दिन के अंदर 3 अखबार निकलते हैं। ओके, आपने एक वेरिएशन बना दिया कि भाई जो 30 दिन में मिल रहा था 10-10 दिन में, वो 10-10 दिन में मिलने लगा वो। अच्छा, मैगजीन जो आपकी ये है एडवांस ड्रग मैगजीन के नाम से, ये त्रैमासिक मैगजीन है जी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 6 महीने में इसको निकाल रहे हैं। पहले क्वार्टरली थी? पहले क्वार्टरली थी, थोड़ा सा कागज़ में बहुत महंगाई हो गई है यूक्रेन युद्ध की वजह से जी, कुछ पिछले दिनों जो कोरोना काल आया, तो अभी लेकिन हम इसको जल्दी तो इसमें भी मेडिकल से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन है? इसमें मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से लोग पसंद करते हैं कि हम किताब में विज्ञापन दें। जी, देखिए फाइनेंस जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल श्योर, ये तो एक सच्चाई है। जी जी, फाइनेंस अगर आपका अच्छा है तो आप सब जगह पहुंचा सकते हैं अपनी चीज़ को। तो इसके लिए हमने अब इसको क्वार्टरली बहुत जल्दी हम ले आएंगे। ये 20 लाख विजिटिंग कार्ड्स और 10,000 साबुन, 3 अखबार और एक मैगजीन, उसके बाद भी एक्टिविटी मतलब कैसे संभव, और ये इनका क्या, ये कैसे ये विचार आपके मन में आया? बचपन से एक मन था कि आप, ईश्वर ने आपको भेजा है, कुछ अलग भेजा है, आपकी आवाज़ अलग है, आपका हस्ताक्षर अलग है, आपका अंगूठा का निशान अलग है, तो कुछ करने के लिए भेजा, नया कुछ करने के लिए जी। तो जैसे मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मैंने एक वो खोली गांव में, लाइब्रेरी खोली जी। उसके बाद में हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा था, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम लोग कुछ नया सोचें जी, लेकिन बुलंदशहर आकर मेडिकल स्टोर खोलना,
फिर एक शॉप बंद करके दूसरी शॉप और अच्छी बेटर करना, होलसेल का काम करना, C&F लेना, या उसके तत्पश्चात थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना। जी। एक दिन में ऐसे ही शायद 85 के आसपास मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने माचिस में रिकॉर्ड बनाया है। जी। अब मैंने सोचा हमें भी रिकॉर्ड बनाने चाहिए। अगर माचिस से बनाएंगे तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने इसके अब हैं ये तो हमेशा हमसे आगे रहेगा। जी जी, जी। हम कितना ही मेहनत कर लें, जिसने अब रिकॉर्ड बनाया तो हमसे हमेशा आगे रहेगा। तो फिर विचारा कि क्या किया जाए। तो उस वक्त साबुन का मेरे मन में आया कि साबुन कलेक्शन किए जाए। तो साबुन मैंने तब से कलेक्शन किया। कहाँ कहाँ, कौन कौन से देश की साबुन? लगभग 70 देशों के हैं साबुन मेरे पास। मैंने इसके लिए बहुत यात्राएं की हैं और कई बार ऐसे अनुभव भी। साबुन लेने विदेश जाते थे आप? मतलब जाता था तो मेरा ध्यान साबुन कलेक्शन में ज़्यादा रहता था। जहाँ भी जाते थे वहाँ साबुन। हाँ, कई बार मेरी फ्लाइट भी छूट गई जी। फिर वो मैं सोचा कि पहुँच जाऊँगा, रास्ते में किसी ने बता दिया कि इस जगह साबुन मिलते हैं, नए नए साबुन है। हमने कहा चलो पहुँच जाएंगे समय से, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय था। खैर ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो होता ही रहता है जब आप कोई काम करते हैं। तो विजिटिंग कार्ड का कैसा रहा? विजिटिंग कार्ड का ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बेंगलोर में अपने क्लाइंट के पास बैठा था जी। तो उन्होंने मुझे जो कार्ड दिया, उनका नाम था नलिन जैन जी। एन से शुरू होता था उनका कार्ड। तो उन्होंने जो कार्ड दिया उसमें वो एन शेप में था कार्ड वो जी। तो दिमाग में यार ऐसे भी कार्ड होते हैं। तो बस वहीं से मैंने उससे कहा यार नलिन जी ऐसा करो, तुम्हारे पास कितने कार्ड हैं तो मैंने मुझे दो, तुम क्या करो? फेंक दो कुछ दिन बाद। तो कैसा आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं आज से इनका कलेक्शन शुरू कर रहा हूँ और सबसे पहले कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा लोगों को कि देखिएगा कार्ड ऐसे भी होते हैं। अब तक सिंपल कार्ड होते थे। कौन से ईयर की बात होंगी? ये बात होंगी लगभग 2005-06 के करीब की। तो तब से मैंने उसका कलेक्शन शुरू करने लगा। बस फिर धुन सवार हो गई। 2012 में मुझे लिम्का ने सम्मानित किया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। उससे पहले भी बहुत सारी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, न जाने कौन कौन से बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मैंने देखे आपके उसमें लिखे हुए हैं। मुझे याद भी नहीं रहता अब तो। और संस्थाओं ने सम्मानित करना शुरू कर दिया। लॉयंस क्लब, बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया। फरीदाबाद, एक्चुअली विजिटिंग कार्ड म्यूजियम किसी ने नहीं बनाया था जी। और अगर विजिटिंग कार्ड म्यूजियम मेरा आप देखेंगे, आप नीचे देखा भी होगा, हमने उसको सरनेम वाइज 2400 सरनेम हमने लगाए। जैसे कि आपका नाम पंवार है जी, तो उसमें पूरे फोल्डर में पंवार के ही होंगे जी। तो 2400 सरनेम के ढूंढ कर लाने, सरनेम ढूंढ कर लाने, फिर उनके उसमें उनके वो विजिटिंग कार्ड लगाने। जी जी। इसी प्रकार से करीब 600-650 जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए जी, कंट्री वाइज लगाए हुए हैं। आप जो भी सोच सकते हैं तो इस वाइज होना चाहिए, उस वाइज आपको मिल जाएगा। ये बड़ा अपने आप में डिफिकल्ट वर्क है। जैसे कि 10 अंक होते हैं हमारे मोबाइल में जी, तो 91 से जिसका कार्ड है शुरू, 92 से शुरू, 70 से लेके और 99 तक। आप समझ लेना मेरी बात? हाँ, मैं समझ गया। सीरीज के हिसाब से लगा। हाँ, वो सब लगा। 99, 97, 96, 93 ऐसे कार्ड जिनमें पहले ईमेल नहीं होता था। मेरे पास करीब 50 साल 60 साल के भी कार्ड पुराने हैं जी। जब दिल्ली का नंबर मात्र 4 अंकों का हुआ करता था। मेरे पास वो कार्ड हैं। कभी आपने अब सुना होगा शायद, अब तो नई पीढ़ी नहीं जानती, पेजर हुआ करता था। पेजर हुआ करता था। ये तो अभी 20-22 साल। हाँ, तो जिन कार्डों पर पेजर नंबर लिखा हुआ है, जिन कार्डों पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है, जिन कार्डों पे इष्ट देव का फोटो छपा है, मानो कि कृष्ण का फोटो छपा हुआ है, तो उस फोल्डर में सारे कार्ड ऐसे होंगे जिसमें कृष्ण का फोटो लगा होगा। जी, अपने आप में बड़ी यूनिकनेस। मैंने बताया ना, आप जो भी सोच सकते हो उसको मैंने वहाँ पर कलेक्शन करके और फोल्डर में बनाकर उसको मैंने लगाया हुआ है। गांव में कोई, आप बता रहे थे स्कूल भी आपने? हाँ, मैंने अपनी माताजी को, चूँकि बहुत शौक था मेरी माँ को बच्चों को पढ़ाने का, तो जब उनकी स्वर्गवास हुआ तो हमने सोचा। क्या नाम था मदर फादर का? माँ का नाम था चंद्रकला देवी जी, और पिताजी का नाम गुलाब राय जी। गुलाब राय जी। तो हमने उनके नाम से। तो मदर फादर पढ़े लिखे थे कुछ या?
आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा लगेगा शायद मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ जी। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े होते नहीं थे, बताते कि मैं 4th में पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर आप उनकी एक क्षमता के बारे में सुनेंगे, वो कभी अंग्रेजी स्कूल में तो गए नहीं उस ज़माने में, लेकिन अंग्रेजी के पर्चे जो दवाइयों के आते थे वो बड़े फर्राटेदार पढ़ते थे। और मैं कहता था उनसे, मैंने पिताजी कोई स्कूल तो कभी गए नहीं, प्रैक्टिकल उनको जो है वो नॉलेज हो गई, गजब की उनको नहीं थी। और एक बात मैं उनके बारे में और बताना जरूर चाहूँगा, जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने हमेशा हमें एक बात सिखाई कि ईमानदारी से जियो जी, भूखे रह लो लेकिन ना किसी को कष्ट दो और ना किसी को, जिससे जो वायदा कर दो, समय के बहुत पाबंद, समय के पाबंद, अपनी बात के बहुत पाबंद। तो ये उनका था। तो माता जी हमारी बहुत पढ़ाती थी, बच्चों को बुला लिया करती थी। और उनको मेरा मैथ बहुत तेज़ है, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, छोटी मोटी गणना होगी तो आपको कैलकुलेटर पहले मैं बता दूंगा उसको मैं। तो वो उन्हीं का वजह से उन्होंने मुझे सिखाया। तो हमने उनके नाम पे एक सरस्वती शिशु मंदिर बनाया हुआ है। हमने एक ज़मीन ली और उस पर कंस्ट्रक्शन करा के हमने उनको वो डोनेट कर दिया, जो ये अपना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की RSS को, हाँ, डोनेट कर दिया हमने, ताकि कोई विवाद ना रहे कि वो हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। जी जी। हमारा उद्देश्य था अपनी माता जी के नाम को जिंदा रखना। जी। तो कैसा चल रहा है अभी स्कूल? वो ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। उसके लिए भी शुरू में लोगों ने बड़ा अपोज किया गांव में, 30 रुपये फीस कौन देगा, कौन ड्रेस बनवाएगा उनकी। अब मैंने बताया ना कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो पहले विरोध हमेशा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में उसको समझ लेते हैं जब लोग, फिर उसको वाई वाई करते हैं। तो जब आपको अगर कोई रास्ता बनाना है अपना, तो विरोध को सहने की आपको सोचना पड़ेगा, विरोध तो होगा ही होगा। मेडिकल लाइन में आपने काम भी किया है और मेडिकल के नाम से आप अपने अखबार भी चला रहे हैं। जी जी। तो क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं मेडिकल लाइन में? मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेलर्स, आज उन लोगों के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या बदलाव आपके हिसाब से होने चाहिए? देखिएगा पवार साहब, चैलेंजेस तो हर व्यवसाय में है, चाहे वो मेडिकल का या कोई भी हो, और परिस्थिति अनुसार व्यक्ति को ढल जाना चाहिए। विरोध से कोई काम नहीं होता है। जैसे कि हमारे मेडिकल साथी कहते हैं भाई डोर टू डोर दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, आप परिवर्तन को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। अब कोई कहेगा साहब अब मोबाइल भी तो आप यूज़ कर रहे हैं ना जी, मोबाइल यूज़ मत कीजिएगा। तो मेरा सबको कहना ये है कि जो परिस्थितियाँ आप उसको बेटर करो ना अपना, आप जमाने के साथ चलिए, जो बदलाव आ रहे हैं आप भी अपने आप को मॉडिफाई कर लीजिएगा, उसको आप बदल लीजिएगा अपने को, आप उनसे बेटर। देखिए जो ये मार्केट में दवाइयाँ वैसे आ रही हैं, मतलब ऑन डिमांड घर पर आ रही हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ऑनलाइन तो आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते, आपको किसने मना किया? मैंने थोड़ी किया मैंने थोड़ी किया। आप देखिए, पहले ट्रांजिस्टर चलते थे, फिर ऑडियो कैसेट चलती थी, फिर CD DVD, आज पेन ड्राइव चिप है। गुलशन कुमार हैं, कई कंपनियां नोएडा में थी जो ऑडियो कैसेट बनाती थी। बिल्कुल। आज वो सब कंपनियां बंद हो गई हैं। तो अब वो गुलशन कुमार का लड़का या वो लोग कहने लगे कि यार ये तो जो है ऑडियो बंद हो गई। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, वो आज T सीरीज जो आज की डिमांड है, आज की जो उस तरीके से काम। बिल्कुल। तो ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा कि देखिए रिटेलर को अब ये मानो हम ये रोते रहेंगे इस बात को देखकर कि साहब सरकार ने बड़ा उसका शुरुआत में विरोध हुआ। देखो जो केमिस्ट नेता हो या किसी भी प्रकार का नेता हो, वो तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उसको नेतागिरी करनी है, तो वो तो विरोध करेगा जी कि उसको कि साहब आपने प्रधानमंत्री जन धन खुलवा दिया। आप ये दिखेगा उससे लाभ कितना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो मेडिकल स्टोर्स खुलवाए हैं, जो सस्ती दवाएं, जेनरिक दवाइयाँ। जी जी जी। अब पहले जब हमारे जमाने में किसी डॉक्टर के अंदर नर्सिंग होम में मेडिकल स्टोर नहीं होता था, अब होने लगा। तो भाई अब वो आप दूसरे के उसको कैसे रोक लोगे? वो बंदा लाइसेंस ले रहा है आपका, वो काम कर रहा है तो करेगा वो तो। आपसे मैं एक सवाल और जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेडिकल लाइन और एजुकेशन दो डायरेक्ट समाज सेवा से जुड़े हुए हैं जी। एजुकेशन में तो फिर भी ये होता है कि चलो हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं जी, लेकिन जब आदमी बीमार हो या घर का कोई मेंबर बीमार हो तो उस कंडीशन में आदमी ये सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं और उसको बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुविधाएं कोई ऐसे मिल जाती हैं, वो पैसे से मिलती हैं। आजकल जितने भी डॉक्टर्स टॉपेस्ट लेवल पर जो जिनकी प्रैक्टिस है, सारे डॉक्टर
गवर्नमेंट कॉलेजेस से MBBS करके आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से वो मास्टर्स में उन्होंने अपना किया है जी। सरकार ने करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए हैं। बिल्कुल। अब वो लोग पब्लिक डोमेन में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कोई बुरी चीज़ नहीं है, करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उन लोगों ने इतनी फीस अपनी महंगी कर रखी है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग सामान्य और निम्न सामान्य वर्ग और गरीबी टाइप के लोग हैं। अब उनको वो फीस देना अपने आप में बड़ा कठिन काम है और एक डॉक्टर 200 पेशेंट दिन में देख रहे हैं जी। अब मजबूरी ये है कि स्वास्थ्य के साथ कोई आदमी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि चलो ये ज़्यादा फीस ले रहे हैं लेकिन मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। डॉक्टर ये सोचता है कि मैं ज़्यादा फीस बढ़ा दूं तो लोग मेरे पास कम आए। अब लोग ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर अच्छा चाहिए, चाहे हमें अपने घर की ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे हमें प्लॉट बेचना पड़े, चाहे हमें अपने घर की कुछ भी चीज़ करनी पड़े, लेकिन हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो डॉक्टर OPD में बैठते हैं, वहाँ मैं देखता हूँ कई बार, हम लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हैं जी, कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, वो सबका बिहेवियर इतना ख़राब होता है कि लोग अगर जाना भी चाहे तो जा नहीं पाता, क्योंकि लोग अपने आत्मसम्मान को भी बचाना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना भी चाहते हैं जी। हमें इस बात से भी ऐतराज़ नहीं है कि डॉक्टर ज़्यादा फीस ले रहे हैं, हमें ऐतराज़ इस बात से है कि आप सब जानते हैं लेकिन उस पर काम कोई करना नहीं चाहता। डॉक्टर्स चेकअप लिखते हैं, लिखिए अच्छी बात है, बीमारी का पता चलेगा, लेकिन जो पैथोलॉजी लैब हैं उनसे उनके कमीशंस बंधे होते हैं, 50% कमीशन वो लोग ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स हैं, अब तो इवन ये होने लगा है कि मेडिकल स्टोर और होलसेलर ख़त्म, सीधी कंपनी आती है, कमीशन देती है और सेट कह जी हमारी क्या दवाइयाँ आप बेचें। आप ये बताइए कि आप फीस जो ले रहे हैं आप लीजिए, लेकिन जो 50% कमीशन आपको दे रहा है पैथोलॉजी लैब वाला, यार वो प्रॉफिट जो है कम से कम पेशेंट्स को उसका फ़ायदा हो जाने दीजिए। पेशेंट जो ऑलरेडी बेचारा इतना गरीब है, पैसा नहीं है, तुम्हारी फ़ीस दे रहा है, तो कम से कम जो दवाइयों पे आप कमीशन ले रहे हैं, कम से कम जो आप पैथोलॉजी पे कमीशन ले रहे हैं, और जो ऑल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं सब पे कमीशन, कोई ऑपरेशन कराने आ रहा है उस पर कमीशन, मतलब क्या, मतलब मानवता की जो प्रकाष्ठा है वो बिल्कुल पार हो चुकी है और आदमी इतना संवेदनहीन बन गया है कि मतलब वो ऐसे पुरुषार्थ के काम को भी उन्होंने एक कमर्शियल बना लिया है। और मतलब बड़ी अंदर से जो है मन व्यथित होता है। अब मीडिया में है तो बोल भी पाते हैं, नहीं तो लोग पब्लिक डोमेन में तो कुछ कह भी नहीं पाते। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जनमानस का काम है, मैं कहूँ सरकार दबाव दे तो वो एक नया रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल से जुड़े हुए लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबसे हमें अनुरोध है कि भाई ठीक है आप करिए, लेकिन कम से कम एक पुरुषार्थ और लोगों की तरफ भी तो देखिए। आजकल मेडिकल हॉस्पिटल्स 5 स्टार होटल की तरह हो गए हैं, ठीक है होने चाहिए, एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, लेकिन आप एक प्रॉफिट का एक लिमिटेशन तो हो। एक जरा सी कोई सर्जरी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, भाई कहाँ से आदमी लाएगा? ज़मीन बेच रहे हैं लोग, प्लॉट बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं लोग। तो ये आप पिछले 20-25 साल से अखबार चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत बोल लिया इस चीज़ पे। देखिए मतलब ऐसा होता है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। अब एक तो हमने बता दिया, दूसरा आप बता दीजिए। मैंने भी डॉक्टर के बीच में बहुत रहा हूँ मैं जी। ऐसा नहीं कि सारी गलतियाँ डॉक्टरों की हो सकती। नहीं, गलती तो हम बता ही नहीं रहे ना जी। मीन्स क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारी, कि मैं IIA का मेंबर भी हूँ जी। IIA मीन्स मैंने सवाल आपसे इसलिए तो किया कि आप इसके बारे में जानते होंगे, इसकी गहराई समझते होंगे। हाँ, जैसे मैं इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मेंबर हूँ जी। आए दिन सरकार ऐसे ऐसे कानून बना रही है कि इतना खर्चा होता है उसमें। वही बात नर्सिंग होम के साथ है, वही बात क्लिनिक के साथ है। ये तो आप जानते दिखिएगा खर्चे लोगों के बहुत होते हैं। बिल्कुल। और वो खर्चे वहीं से निकालने होते हैं। तो कमीशन से निकलेंगे खर्चे। आप मेरा कंसर्न ये है
कि देखो तेल तो तिल से ही निकलना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई आप खर्चे भी निकालिए, आप प्रॉफिट भी लीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन तो हो। आप ये कमीशन खोरी क्यों कर रहे हैं? आप ठीक है आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए, लेकिन ये कमीशन जो है, इस कमीशन से उस खर्चे का क्या संबंध है? ठीक है, चलिएगा। देखिए, मैं डॉक्टर की तरफदारी नहीं ले रहा। नहीं, तरफदारी की बात ही नहीं हो रही। आप कीजिए। नहीं, मुझे आप बताइएगा कमीशन किस क्षेत्र में नहीं है। मेरे एक मित्र थे उसमें सिंचाई विभाग में, बोले बस सड़क ना उसकी सफाई होती है नहर की, कुछ नहीं, बस बजट बना और खोदी और लगी और सब पैसे बढ़ जाते हैं। ऐसा तो है। ये एक्चुअली हर क्षेत्र में है। ये तो जब तक व्यक्ति का, मेरे कई डॉक्टर ऐसे मित्र हैं जो कमीशन नहीं लेते। भाई साहब बिल्कुल है, मैं उनकी वजह से तो चीज़ें संभली हुई हैं सब। मैं देखो जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरे सेक्टर्स में भी कमीशंस हैं, सब सेक्टर में कमीशन है, उससे कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन मेडिकल जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा फील्ड है जो आदमी को बिल्कुल, मतलब वर्ष से वर्ष कंडीशन कुछ भी होगी ना, उसको वो दिखाना है। अगर कुछ झोपड़ी वाला आदमी भी है, मजदूर भी है और उसके घर में पेशेंट है, तो उसकी मजबूरी है उसको दिखाना, चाहे उसे अपनी झोपड़ी बेचनी पड़े। बिल्कुल, ये एक मजबूरी वाला सेक्टर है। वैसे क्या करना चाहिए? मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। करना ये चाहिए कि कोई भी आदमी है, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो अपने लेवल पर वो अपना भी पैसा कमाएं और एक पुरुषार्थ के हिसाब से देखते हुए समाज के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि भाई समाज के लोगों की भी लुटाई ना हो और आप लोगों को भी लॉस ना हो, आपका भी काम चल जाए और समाज का भी चल जाए। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है। कम पैसे की दवाइयाँ पेशेंट लेना नहीं चाहता, ये मैं आपको मतलब अच्छी पैसे की लो, एक दो दवाइयाँ अगर लिख दे कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर होगा कि आप अभी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको देखा आपको सिर्फ एक दवाई की जरूरत है। अरे साहब, बाहर आकर आप ये कहेंगे साहब यार ये क्या डॉक्टर है। मैं आपको, मेरा सवाल अच्छे और बुरे से नहीं है, मेरा सवाल है कमीशन से। अभी आप देखिए जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, हाँ, जेनरिक दवाइयाँ जो 2 रुपए की स्ट्रिप है, उसका प्रिंट रेट है 50 रुपए। ठीक है, आप जो है प्राइस रेट पर बेच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। 2 रुपए की दवाई 50 रुपए में जो है आप उसको बेच रहे हैं। ये गलती हमारे केमिकल जो मंत्रालय है उसकी गलती है जी। वही दवाई जब 50 रुपए की एक, आप भी कहेंगे मल्टीनेशनल बेचता है, देखिए तभी तो आदमी खरीदता ना आपकी। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इस लाइन में नहीं है अंदर तक। 2 रुपए की दवाई बनती है मल्टीनेशनल वाले की और 2 रुपए की दवाई बनती है दूसरे वाले की, जेनरिक वाले की। कोई जेनरिक नहीं होता जी। जेनरिक वो जो डायरेक्ट कंपनी से आकर बिकने लगे और उसे बोलते हैं, और एक वो कि जो उसे मल्टीनेशनल लाते हैं या उसमें बीच में सब जो खर्चा होता है वो सब उसमें ही इंक्लूड होता है। तो मैं नहीं समझता ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने पॉसिबल नहीं। तो इसमें अगर डायरेक्ट जेनरिक कंपनी कुछ चीज, अगर मैं कह रहा हूँ एमएनसी दे रही है उसको 50 रुपए की और जेनरिक दे रही है उसको 2 रुपए की जी, तो अब ये जागरूकता आपके अखबार के माध्यम से लोगों के बीच जानी चाहिए कि भाई जब ये 50 रुपए की हमें एमएनसी दे रही है, जेनरिक हमें 2 रुपए की दे रही है, तो भाई हम 50 रुपए की दवाई क्यों लें? तीसरी चीज एक ये होनी चाहिए कि जो 2 रुपए की चीज है उसे आप 5 रुपए में बेच लो, 6 में बेच लो, 10 में बेच लो, लेकिन उसको 50 में तो मत बेचो। मेरा कंसर्न ये है। देखिए ये पेशेंट जो आता है वो डॉक्टर के उस पर आता है, उसके भरोसे पर। पेशेंट केमिस्ट के भरोसे पे नहीं जाता। बिल्कुल, हम तो ना केमिस्ट की ना मेडिकल उसकी होलसेलर की ना कंपनी किसी की बात नहीं कर रहे, हम तो बात ही डॉक्टर की कर रहे हैं। सारा गेम डॉक्टर का ही तो है। हाँ, बिल्कुल सारा गेम डॉक्टर का है। और ये सभी तरह के लोग हैं समाज के अंदर, देखिएगा कमीशन वाले भी हैं, नहीं भी हैं, तो मैं नहीं समझता इसका कोई हल निकलेगा। देखिए डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, कोई भी आदमी जब जाता है किसी के पास तो विश्वास पे जाता है। हाँ बिल्कुल। और विश्वास में आप उसको, मैं कह रहा हूँ कि राख की पुड़िया भी बांध के दे दो तो भी उसको फायदा करेगी, फायदा भी करेगी और वो ले भी लेगा। लेकिन बात ये है कि आपके पास अगर कोई आदमी आ रहा है तो उसका विश्वास बना रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा मीडिया में जो मैं काम करता हूं या जो बोलता हूं, मेरा कंसर्न किसी पर टारगेट करने का नहीं होता। मेरा कंसर्न सिर्फ ये होता है कि समाज के जो लोग हैं
देखिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल। मैं जर्नलिस्ट बाद में हूँ, पहले मेरे देश का नागरिक, और मुझे समाज का नागरिक होने के नाते, देश आज़ाद है, देश जो है एक हमारा विश्व का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सबका ये चिंतन ये होना चाहिए कि भाई समाज का जो ढांचा है उसमें कहीं अनबैलेंस ना हो। बिल्कुल। अब मेडिकल लाइन के हैं तो मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ आपसे। जी। कोई दूसरे फील्ड के लोग होते हैं, मैं उनसे उनकी बात करता हूँ। ठीक। मेरा काम सिर्फ जन जागरण का है। ठीक। मेरा काम ना, मुझे किसी डॉक्टर से मेरी कोई दुश्मनी है ना किसी से, मेरा तो सिर्फ इतना कहना हम दोनों का काम ये है कि हम जन जागरण करें और जो कुरीतियां उन्हें थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। हम मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य योनि हमें हमारे पुरुषार्थ को बढ़िया करने के लिए बनी है, उसको गिराने के लिए नहीं बनी। गवर्नमेंट आप पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि भाई हम भी समाज को कुछ डिलीवर करें। ये नहीं है कि आप एक टॉप डॉक्टर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपका नाम है, तो आप उसका जो है मतलब फायदा दुरुपयोग करेंगे अपनी डिग्री। ये नहीं है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो डॉक्टर नौकरी कर रहे हैं उनको लाख रुपए, 1.5 लाख, दो भी जो सैलरी मिलती है। हाँ, मैंने उनका बिहेवियर ऐसा देखा है कि वो मतलब पेशेंट से ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि ये तो जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं और ये पेशेंट जो है बेचारा यहाँ का मजदूर है। भाई गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये उनको सिखाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत 20 साल पहली बात कर रहा हूँ, कलावती हॉस्पिटल एक बच्चों का वहाँ, अच्छा, दिल्ली में जी। तो ये करीब बात है 2004-05 की। तो एक लड़का हमारे यहाँ कारपेंटर था, नोएडा में काम करता था, मुस्लिम था, तो उसका बेटा बीमार था। अब वो बेटा ऑक्सीजन पर लगा रखा और बेटे की डेथ हो गई। अब हम जब उसको देखने गए तो उस बेचारा सीधा आदमी, कुछ पता नहीं उसको, हम भी जब हल्के से ही थे, ऐसी हमारी बहुत कम एज थी। तो मेडिकल लाइन में मैं थोड़ा सा रहा था, तो मुझे थोड़ी नॉलेज भी थी। तो मैंने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो मैं बोला तो बच्चा तो डेड है। वो पूरा पीला, आँख वाँख पीली और उसमें कुछ सांस वाँस कुछ नहीं। तो जो डॉक्टर का जूनियर था उससे हमारे एक जो हमारे साथी थे साथ में, उन्होंने उससे कुछ पूछा तो वो एकदम ऐसे आया कि जैसे कि ये जो है मतलब इसने क्या गुनाह कर दिया, प्रश्न नहीं करना चाहिए। अब साहब मैंने उनको बोला, उनका श्रीमान जी आप यहाँ सैलरी ले रहे हैं, फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपको तमीज़ नहीं है कि पेशेंट से कैसे बात की जाती है, गार्जियन से कैसे बात करते हैं। ये बच्चा जो है, जो ऑक्सीजन पे आपने लगा रखा है, इसकी डेथ हो गई और आप 3 दिन से इसको इस पर डाले हुए हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा ऐसा ज़्यादा कानून मत पढ़ो, ठीक है, इस बच्चे को जो है निकालो बाहर। तब मैंने कहा, वो बच्चा बाहर निकला, एक गरीब आदमी बेचारा जिसको कुछ पता नहीं, सिर्फ पैसे बनाने की वजह से उसको, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसमें क्या वो पैसे बनाए। अच्छा, गवर्नमेंट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी पेशेंट आपके यहाँ है, आप उसको सही डायरेक्शन और सही डायग्नोज क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग गलत हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ तो हम हैं, और उनकी तो बात ही नहीं हो रही, वो तो देवतुल्य लोग हैं। लेकिन जो लोग अपने काम के साथ न्याय नहीं कर रहे, उन लोगों से हमारा निवेदन है कि भी अपना काम सही करें, और हम सब सही अपना काम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी समाज में। तो इतनी जो चर्चा आपके साथ ये हुई है, कोई नहीं, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई नहीं अच्छी बात है। देखिएगा, ऐसे विषयों पर तो हमें चर्चा करनी भी चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको जागरूकता थोड़ा सा लाऊं। भाई आप मेडिकल से रिलेटेड आप अखबार चला रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं आप, तो अब आपका अखबार डॉक्टर्स, मेडिकल कंपनियां, मेडिकल स्टोर, होलसेलर्स, उन सबके पास जाता है। तो उनके पास जब आपकी ये खबरें जाएंगी, आपके पास ये चीज़ें जाएंगी, तो मैं कह रहा हूँ हम 10-20% लोगों को भी जागरूक कर पाए, बिल्कुल, तो वो भी हमारे लिए बड़ा योगदान। हाँ, मैं एक भी व्यक्ति अगर मन बदल लेता, वो ठीक हो जाता, तो वो भी हमारी बिल्कुल। तो अब आप ये अखबार चला रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं, तो आपके जो मेडिकल लाइन के जो लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या इंडियन कंपनी हैं, जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बड़ा लंबा विषय मैंने छेड़ दिया, लेकिन फिर भी आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है कि वो लोग, जैसा भी आपने कहा, अपने रेट कम से कम रखें,
कमीशन को दरअसल यही लोग बंद कर सकते हैं। अच्छी दवाइयाँ बनाएं, नकली दवाइयाँ बिल्कुल भी ना सोचें ही ना, क्योंकि उस दवाई को खाकर आपको कभी कभी होता है आपको परिवार ही उसको यूज़ करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जो लोग ऐसे आपके नज़र में हैं उनको चिन्हित करके उनका बहिष्कार करें। नशे की दवाइयाँ ना बेचें, क्योंकि नशा हमारे देश को, हमारे पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। पैसा कोई साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी सोच इस देश को आगे बढ़ाएगी। नशे से हम लोग पैसा तो ज़्यादा कमा सकते हैं, महंगी, और सरकार हर जगह नहीं भेज सकती ना अपने आदमी को। जी जी, ये तो हमें अंदर से अब स्वयं ही ये कार्य करना पड़ेगा कि हम सरकार डायरेक्शन ही तो दे सकती है, सुधारना या काम करना तो हमारा ही काम है ना। हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार। सबसे बड़ी बात, बस जब हम ये सोच लेंगे कि जो दवाई हम बना रहे हैं, ये जो दवाई हम बेच रहे हैं, ये हमारे परिवार का कोई मेंबर कभी ले सकता है, तो उसको कैसा लगेगा, तो सारी समस्या इस बारे में दूर हो जाएगी। भाई समाज में जो भी, जिस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं, अगर उस सेक्टर में हम ये सोचें कि हमारे परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना अगर हो सकती है, तो फिर हम शायद हो सकता है गलत काम ना करेंगे। नहीं करेंगे। अभी बिहार में देख रहे हैं कि एक पुल, गंगा का जो पुल देखिएगा ना, है ना, क्या वो बनता ही पुल जो है टूट गया, 1700 करोड़ की लागत से बना। बताइए, अगर वो पुल चलने के बाद टूटता और उस कॉन्ट्रैक्टर्स या उस कंपनी का कोई आदमी उस पुल में होता, आप सोचिए। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आदमी बिल्कुल अपने जीवन में इस तरीके की गलती कभी करता नहीं करता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। टॉपिक कहाँ का कहाँ से पहुँच गया, लेकिन आपसे बहुत शानदार बातें हुई। आपने बड़े अच्छे अनुभव अपने बताए और अपने अखबार के बारे में जानकारी दी, अपने जीवन सफ़र के बारे में जानकारी दी। तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे चीफ एडिटर मेडिकल दर्पण, मेडिकल न्यूज़, फार्मा न्यूज़, ये सभी तमाम अखबारों के आप एडिटर हैं और काफ़ी समय से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।